हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी फायर 1 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मूल अधिकारों के बारे में। तो इससे पहले मैं आप लोगों को मूल अधिकारों के बारे में बताऊं, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं पहली चीज़ कि मूल अधिकार होते क्या हैं। दूसरी चीज़, मूल अधिकारों की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, क्या कारण था कि हमारे संविधान निर्माता जो लोग थे उन्होंने हमारे संविधान में मूल अधिकारों को डाला। क्या इससे पहले हमारे समाज में मूल अधिकार नहीं थे? क्या जो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सारे अधिकार जिनको मूल अधिकारों में डाला गया है, क्या उस टाइम नहीं थे? तो आइए हम लोग बारी बारी से इनको देखते हैं। तो सबसे पहले मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं कि ये होते क्या हैं। देखिए, किसी भी देश या किसी भी राज्य में उनके नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो अधिकार अत्यंत ही आवश्यक हों, बहुत ही जरूरी हों, यानी कि जिसके अभाव में कोई व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी सकता, वे सभी अधिकार मूल अधिकार कहलाते हैं। अब बात आती है कि इनकी जरूरत क्यों पड़ी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता से पहले हमारे समाज में ऊंच नीच की भावना, जाति पाति की भावना, लिंग की भावना, जैसे स्त्री पुरुष की भावना बहुत बड़े पैमाने पर चल रही थी। स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, स्त्रियों को समाज में बोलने का अधिकार नहीं था। कोई नीची जाति का है तो उसको ऊंची जाति के सामने कुछ पूछने का अधिकार, बोलने का अधिकार, ये सब नहीं था। कोई बोल नहीं सकता था। कोई कहीं पे बैठा हो, बड़ी जाति के लोग आ जाते थे, उनको खड़ा होना पड़ता था। ये सारी चीज़ें उस टाइम चल रही थी। और आप नीची जाति के हैं तो आपको स्कूल जाने का अधिकार नहीं है, आप स्कूल नहीं जा सकते। ठीक, तो ये सारी चीज़ें उस टाइम समाज में चल रही थी। काले गोरे का भेद तो अंग्रेज कर ही रहे थे। हमारे समाज में दलित, ऊंच, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ऐसे बहुत सारे भेदभाव चल रहे थे। अब आप बताइए, जिस समाज में ये चीज़ें होंगी उस समाज का कभी विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि समाज में संघर्ष जन्मेगा। और इन्हीं संघर्षों को दूर करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान का निर्माण कर रहे थे तो उसमें मूल अधिकारों को डाला। अब आइए हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले मूल अधिकार के विषय में जानते हैं कि हमारे संविधान में मूल अधिकार का वर्णन कहाँ पे किया गया है, कहाँ से कहाँ तक किया गया है। तो देखिए, संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। और इस भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक आता है क्वेश्चन, याद रखिएगा। अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक संविधान में मूल अधिकारों के विषय में चर्चा की गई है। दूसरी चीज, संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अब मैग्ना कार्टा क्या होता है? देखिए, मैग्ना कार्टा एक बहुत ही विस्तृत सूची होती है जो कुछ नियमों, कानूनों और अधिकारों को अपने आप में समाहित की होती है। ये मैग्ना कार्टा शब्द ब्रिटिश शब्द है, ब्रिटेन से लिया गया है। वहाँ पे जो कानूनों की लंबी सूची होती थी, अधिकारों की जो लंबी सूची होती थी, उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता था। इसलिए भारत में मूल अधिकार भाग 3 में जिनका वर्णन किया गया है, ये अपने आप में बहुत ही विशेष चीज़ें थी, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें थी, क्योंकि बिना इसके हमारा समाज में अस्थायित्व तो नहीं आ सकता था। इसलिए इनका विस्तृत वर्णन भाग 3 में किया गया है। इसलिए इस विस्तृत सूची को ही क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा। तो आप लोग याद रखेंगे कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। ठीक, तो भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब हम इस बात पे आते हैं। देखिए, यहाँ पे 2 चीजें लिखी हैं, 7 और 6। यानी कि जब हमारा संविधान बना था तो उस टाइम मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो जब हमारा संविधान बना था तो उस टाइम मूल अधिकारों की संख्या 7 थी। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऐसे करके 7 मूल अधिकार संविधान निर्माण के समय थे। लेकिन बाद में चल के 1978 ईस्वी में 1978 में 44वां संशोधन संविधान में किया गया। और उस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार, जो 6वां मूल अधिकार था, इसको मूल अधिकार की सूची से हटा के कानूनी अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया। जब संविधान निर्माण किया गया
तब मूल अधिकारियों की संख्या कितनी थी? 7। और वर्तमान में मूल अधिकारियों की संख्या कितनी है? तो 6। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो आप बोलेंगे कानूनी अधिकार, मूल अधिकार नहीं बोलेंगे। ठीक। 44वें संशोधन 1978 में केशवानंद बनाम केरल राज्य, इस मामले में 44वें संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा के कहाँ डाल दिया गया? कानूनी अधिकार की सूची में। अब इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 300A। 301 के अंतर्गत इसको डाला गया है, जिसको 300 क भी लिखा रहता है कहीं कभी कभी। तो संपत्ति का अधिकार वर्णन कहाँ है? संविधान के अनुच्छेद 300 क या 300A में। पहले कहाँ था? तो अनुच्छेद 31 के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था। अब अनुच्छेद 31 का निरसन कर दिया गया है, यानी कि हटा दिया गया है। ठीक। आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ बातें दी गई हैं, हम लोग बारी बारी से इनको देखेंगे। ये वीडियो का पार्ट 1 रहेगा। हम लोग 3 पार्ट में मूल अधिकारों को पढ़ेंगे, ताकि हम लोग मूल अधिकारों की विस्तृत जानकारी ले सकें। एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसकी 2 या 3 वीडियो बनाऊंगा। ये पार्ट 1 है, आगे पार्ट 2 पार्ट 3 आएगा, और उसमें हम इसका डिटेल्स देखेंगे। यहाँ पे पहला है समता का अधिकार। समता का अर्थ होता है समानता। समता के अधिकार का वर्णन 14 से 18 तक किया गया है, यानी कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समता के अधिकार के बारे में बताया गया है। अब ये समता का अधिकार होता क्या है? तो देखिए, भारत में ये बोला गया है संविधान में हमारे कि किसी भी व्यक्ति के साथ आप उसके लिंग, जाति, रंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पे भेद नहीं कर सकते। आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि लड़की है तो इसको पढ़ने का अधिकार नहीं है, औरत है तो इसको बोलने का अधिकार नहीं है, तुम नीची जाति के हो तो तुमको कुएं से पानी भरने का अधिकार नहीं है, जैसा कि पहले होता था। समाज में बहुत बहुत गंदी चीज़ें होती थी। इतना घिनौना काम पहले होता था ऊंच नीच के बात पे कि आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को शर्म आएगी। कुछ जनजातियां ऐसी थी, उसमें अगर आप लोग पढ़ेंगे तो नीची जातियों पे, जनजातियों पर टैक्स लगाया जाता था, स्तन टैक्स लगाया जाता था। लोग मानेंगे ये बात? अगर नहीं विश्वास होगा तो आप लोग पढ़िए जाके इतिहास में, ये चीजें उस टाइम थी। तो इतना भद्दा व्यवहार होता था। किसी को साथ बैठने का अधिकार नहीं था, ये सारे चीजें थी। किसी को कुछ भी बोल दिया जाता था जाति के नाम पे। आज आप लोग नहीं बोल सकते। समानता के अधिकार संविधान में मूल अधिकार के अंतर्गत इसको अधिकार दे दिया गया है। आप लोग किसी को उसके जाति से नहीं बुला सकते। अगर आप बुलाएंगे और वो आप पे कार्रवाई कर देता है तो आप लोग जेल जा सकते हैं, आप लोगों के ऊपर सजा हो सकती है। तो ये चीज़ें अब नहीं है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने एक काम बहुत ही अच्छा किया कि मूल अधिकारों में समता के अधिकार को डाल दिया कि आप किसी के लिंग के आधार पे, यानी कि वो लड़की है, औरत है, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। और ना ही किसी को उसके जन्म स्थान पे, जैसे तुम बिहारी हो, तुम यूपी वाले हो, ऐसा करके नहीं आप बोल सकते। प्रत्येक नागरिक जो भारत में जन्मा है, चाहे किसी राज्य को हो, उसको समान अधिकार है। वो किसी भी देश, किसी भी राज्य में उसका उतना ही अधिकार है जितना कि आपका। तो आप किसी को उसके जन्म स्थान के आधार पे नहीं बोल सकते, लिंग के आधार पे नहीं बोल सकते। ऐसे ही आता है स्वतंत्रता का अधिकार। देश के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अब कई प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, देश के किसी हिस्से में निवास करने की स्वतंत्रता। हालांकि कुछ मायने में इन पे प्रतिबंध भी लगाया गया है। अगर आप ये नहीं बोल सकते कि भाई हमारा मूल अधिकार है, हम जहाँ मर्जी वहाँ घूमेंगे, हम किसी के बाथरूम में घुस जाएंगे, ये गलत बात है। आपको कहीं जाने का अधिकार है, लेकिन याद रखिए आपके मूल अधिकार वहीं पे प्रतिबंधित हो जाते हैं जहाँ पे किसी के मूल अधिकार में आप रुकावट डालते हैं। यानी कि किसी के मूल अधिकार को अगर आप डिस्टर्ब जहाँ पे करेंगे, वहाँ पे आपका मूल अधिकार खत्म हो जाएगा। अब ये अलग अलग अनुच्छेदों को हम लोग अलग अगले वीडियो में बारी बारी से पार्ट वाइज पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार,
यानी कि आप किसी भी व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक या आर्थिक किसी भी रूप से शोषण नहीं कर सकते, चाहे किसी भी रूप से। आप किसी को उल्टा सीधा बोल के उसको मानसिक तकलीफ नहीं पहुंचा सकते, किसी को आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते। आप ब्लैकमेल करेंगे तो कोई व्यक्ति मानसिक रूप से डिस्टर्ब होता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में, और इसका देखिए वर्णन अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक 2 अनुच्छेदों में किया गया है। इसमें कई प्रकार के आधार आते हैं। जैसे कारखानों में क्या किया जाता था कि महिलाओं को कम अधिकार दिया जाता था, कम वेतन दिया जाता था, और पुरुषों को महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा वेतन दिया जाता था, जबकि दोनों काम तो एक ही करते थे। तो आप ये नहीं कर सकते, किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती काम पे नहीं लगा सकते, बालाश्रम नहीं करवा सकते, आप उससे बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उसका शोषण करेंगे और आप पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ठीक। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि संविधान में ऐसे अधिकार दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मान सकता है, उसके धर्म के अनुसार आचरण कर सकता है। आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि तुम हिंदू हो, मुस्लिम धर्म क्यों अपना रहे हो, या तुम मुस्लिम हो, हिंदू में क्यों जा रहे हो, या ईसाई धर्म में क्यों जा रहे हो। आप ये नहीं बोल सकते। तो उसका मूल अधिकार है, वो जैसा चाहे वैसा वो कर सकता है, किसी भी धर्म को अपनाने के लिए, मानने के लिए और उसका व्यवहार करने के लिए वो स्वतंत्र है। आप उसको नहीं बोल सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उसके मूल अधिकारों का हनन करेंगे। अब आता है अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक। इसमें किसी भी व्यक्ति, समाज, जनजाति, जाति को या अल्पसंख्यकों को उनकी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार प्रदान किए गए हैं। यानी कि कोई व्यक्ति अपनी संस्कृति से जुड़ी कोई भी शिक्षा संस्था आदि का निर्माण कर सकता है, उनका रक्षा कर सकता है और उसके लिए कोई भी कदम उठा सकता है। लेकिन हाँ, वो ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिसके वजह से किसी के मूल अधिकारों में रुकावट हो। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू मान लेते हैं कि एक स्कूल है, उस स्कूल में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं और सारे सब्जेक्टों में 2-3 भाषाएं हैं, जैसे संस्कृत, उर्दू, फारसी, ये सारी भाषाएं। अब कोई हिंदू बच्चा जाता है और वो ये बोलता है कि नहीं, मैं उर्दू नहीं पढ़ूंगा, मैं तो संस्कृत पढ़ूंगा। आप उस पर फोर्स नहीं कर सकते, नहीं हमारे स्कूल में संस्कृत नहीं पढ़ाया जाएगा, हम नहीं तुमको पढ़ाएंगे, हमारे पास टीचर उपलब्ध नहीं है, आपको उर्दू पढ़ना ही होगा, आपको हमारे स्कूल में पढ़ना है तो उर्दू पढ़िए। ऐसा फोर्स नहीं कर सकते। ऐसे ही दूसरे धर्म के साथ भी हो सकता है, सेम टू सेम चीज़ें। ये अधिकार हमारे संविधान में हमें प्रदान किए गए हैं। अब ऐसी ही बात संस्कृति से रिलेटेड है कि सब अलग अलग धर्मों का, अलग अलग संप्रदायों का, अलग अलग जातियों जनजातियों का कुछ अपना संस्कृति, क्षेत्रीय परंपराएं होती हैं। आप उसको चोट नहीं पहुंचा सकते। आप किसी को उसकी संस्कृति को मानने, आचरण करने से रोक नहीं सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पे कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि आप उसके मूल अधिकारों का हनन करेंगे। संपत्ति का अधिकार, इसका वर्णन अनुच्छेद 31 में किया गया था संविधान निर्माण के समय, लेकिन बाद में आप लोग जानते हैं कि 44वें संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा के कानूनी अधिकारों की सूची में अनुच्छेद 300 क के तहत डाल दिया गया। क्या कारण रहा होगा, क्या दिक्कत या समस्याएं आती होंगी कि संपत्ति के अधिकारों को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा के कानूनी अधिकारों की श्रेणी में डाला गया। तो आप लोग एक बात बताइए, सरकार लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके सड़क का निर्माण, रेलवे का निर्माण या एयरपोर्ट का निर्माण कर रही है ताकि देश का विकास हो सके। अब आपका जमीन उस प्रोजेक्ट के हिस्से में आ गया है, यानी कि जहाँ से वो प्रोजेक्ट बनना चाहिए, जहाँ से वो सड़क बनना है, जहाँ से वो रेलवे लाइन निकलनी है, उसमें आपका ज़मीन आ गया और आप लोग अड़ जाएं कि नहीं ये हमारा मूल अधिकार है, हम आपको ज़मीन नहीं देंगे, और ऐसे ही दूसरे लोग भी करें। तो बताइए क्या ये संभव है कि वहाँ पे सड़क का निर्माण हो पाए, रेलवे का निर्माण हो पाए, या फिर कोई भी जिससे देश का कल्याण हो, राज्य का विकास हो? ये सारी योजनाएं वहाँ पे फेल हो जाएंगी और नहीं हो सकता, क्योंकि सबका माइंड सेट एक जैसे नहीं होता है। लोग अपने थोड़े से लोभ की वजह से ये चीज़ें देने से इनकार कर देंगे, अपना ज़मीन देने से इनकार कर देंगे और सारा का सारा प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा और इससे देश का विकास बाधित होगा। इसीलिए
सुप्रीम कोर्ट ने 1978 में निर्णय दिया कि संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं होगा। ये संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार होगा, जिसके तहत अगर सरकार के किसी प्रोजेक्ट में कोई किसी की ज़मीन आती है तो उसको उसका मुआवजा देके और वो ज़मीन उससे ली जा सकती है। आप अगर नहीं भी देंगे तब भी आपसे वो ज़मीन ले ली जाएगी। हाँ, ये अलग बात है कि आपको उसका मुआवजा मिलेगा अगर आप उस ज़मीन के मालिक हैं तो। और ये मुआवजा जनरली जितना रेट होता है उससे 3 गुना ज़्यादा मिलता है। ऐसा प्रावधान किया गया है कि 3 गुना ज़्यादा मिलेगा, लेकिन आप लोग जानते हैं कि 3 गुना से कई गुना ज़्यादा मिल जाता है। कई बार 7 गुना, 8 गुना, 10 गुना तक मिल जाता है ज़मीन के रेट से। अब तो लोग मनाते हैं कि मेरा ज़मीन कैसे भी करके सरकारी ज़मीन में चल जाए, सड़क में चल जाए, रेलवे में चला जाए, ताकि हम लोग बन जाएं। सोचिए, जिस ज़मीन का रेट 5 लाख रुपये है, अगर सरकार चली जाए, सरकार के प्रोजेक्ट में चला जाए, वो ज़मीन किसी रोड में आ जाए, सड़क में आ जाए, तो उसी ज़मीन का आप लोग 25 लाख मिलेगा। तो आप लोग चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे कि हमारा ज़मीन उसमें चला जाए? तो यही बात अब होती है। अब हम लोग देखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। इस अधिकार को क्यों लाया गया? देखिए, देश काल परिस्थिति के अनुसार चीजें बदलती रहती हैं, समाज बदलता रहता है, समय बदलता रहता है, देश राज्य सब में परिवर्तन होता है। तो इसके अनुसार कुछ कानूनों में परिवर्तन करना होता है। अगर नहीं करेंगे तो उससे आगे चल के समाज में या फिर प्रशासन में संघर्ष की भावना उत्पन्न होगी और उसका सुचारू रूप से संचालन नहीं हो सकता। इसके लिए अनुच्छेद 32 को लाया गया। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है किसने? भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा का दर्जा दिया है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा टूल है, ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से पूरे संविधान में संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन न हो। यानी कि संविधान जिसके लिए बना है उसमें परिवर्तन न हो। यानी कि मूल अधिकारों को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। हाँ, जरूरत पड़ने पे उसमें संशोधन किया जा सकता है। एक बात और है, किसी भी मूल अधिकार को संशोधन के द्वारा, किसी भी संशोधन के द्वारा कम नहीं किया जा सकता, उसमें वृद्धि की जा सकती है। जरूरत पड़ने पे आपके मूल अधिकारों पे प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। इसीलिए ऐसा बोला जाता है, 2 वर्ड आते हैं, न्यायोचित और वाद योग्य। क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि मूल अधिकारों की प्रकृति है कैसी है? वाद योग्य, न्यायोचित, दोनों है। वाद योग्य यानी कि मूल अधिकारों को चुनौती न्यायालय में दी जा सकती है, जरूरत पड़ने पर उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। न्यायोचित, न्यायोचित का मतलब है कि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हुआ है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे अलग से कुछ चीजें लिखी हुई हैं, जैसे अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 को याद रखिएगा कि चाहे किसी भी स्थिति में ये खत्म नहीं होते हैं, यानी कि इसको निलंबित नहीं किया जा सकता। निलंबित का मतलब कुछ समय के लिए स्थगित करना। तो अनुच्छेद 20 और 21 दो अनुच्छेद ऐसे हैं जिनको किसी भी स्थिति में प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है, यानी कि निलंबित नहीं किया जा सकता। जबकि अनुच्छेद 19 को केवल एक ही परिस्थिति में निलंबित किया जा सकता है, जो कि है राष्ट्रीय आपातकाल। और इसमें भी जब युद्ध या विदेशी आक्रमण होगा, युद्ध और विदेशी आक्रमण, अनुच्छेद 19 को युद्ध और विदेशी आक्रमण जब होगा तभी अनुच्छेद 19 को निलंबित किया जा सकता है, नहीं तो इन 3 अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 और 21 को कभी भी नहीं किया जा सकता, जबकि अनुच्छेद 19 को युद्ध और विदेशी आक्रमण का समय जब आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होगी, तब अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। हाँ, यही अगर सशस्त्र विद्रोह हो यानी कि आंतरिक आपातकाल हो, तब अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होगा। बाकी सारे अधिकार निलंबित हो सकते हैं, लेकिन इन तीनों के विषय में आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद 20, 21 कभी नहीं, अनुच्छेद 19 केवल राष्ट्रीय आपातकाल के समय, जबकि युद्ध और विदेशी आक्रमण का
मामला आए तब। अब मूल अधिकारों के विषय में एक बात और जान लीजिए कि जितने भी मूल अधिकार हैं, अब ऐसा नहीं कि आप अपनी मनमानी करेंगे, इस पे राज्य या सरकार युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। युक्ति युक्त प्रतिबंध का मतलब होता है कि कोई भी राज्य देश के भावना को या लोक हित की भावना से या राष्ट्र हित की भावना से आपके अधिकारों पे युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। मतलब उचित कारण होने पर, ऐसा नहीं है कि किसी कारण से लगा दिया, उचित कारण होने पर जिसमें किसी का नुकसान ना हो, आपके अधिकारों पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लेकिन उसको खत्म नहीं किया जा सकता। याद रहेगा आप लोगों को। अब इन अधिकारों को हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। एक बात और, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ बातें हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।